लगता है। अरे वाह, लेजेंड। संसद परिसर में धक्का मुक्की, भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। रॉयल्टी विवाद पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पलटवार। मुख्यमंत्री से पूछे 3 सवाल। हेमंत ने कहा था हमारी मांग हवा हवाई नहीं। नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मिले पलामू सांसद बीडी राम। राजहरा कोलियरी में खनन शुरू करने और विस्थापितों को नौकरी देने की उठाई मांग। और गुमला पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सौतेले भाई की चाकू मारकर हत्या, 3 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर पर सियासी जंग छिड़ी है। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है। आज संसद परिसर में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए, जिसमें सत्ता पक्ष के सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक सांसद को धक्का दिए जाने के कारण वे उन पर गिर पड़े, जिससे वे घायल हो गए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गांधी को जिम्मेदार बताया क्योंकि राहुल द्वारा अपने सांसद को पीछे हटाने के समय यह हादसा पेश आया। तो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन ने संसद परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष विरोध मार्च निकाला। वो मकर द्वार तक मार्च कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा सामने आया। प्रदर्शन के दौरान ये चोट लगी और सभी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो नेता हैं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, नीले कपड़े पहनकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के चलते जो हादसा हुआ, जिसकी वजह से एमपी प्रताप सारंगी को चोट लगी और वो इसमें घायल हो गए। तो ये घमासान जो है वो अब इस हद तक सामने आया कि राहुल गांधी द्वारा अपने सांसद को पीछे हटाते वक्त ये हादसा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले पर कहा कि संसद कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता ये स्पष्ट करें कि किस कानून ने धक्का मारने की इजाजत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हैं और इस पर उन्हें जवाब देना होगा। वहां खड़े कर रहे थे तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा के 2 सांसदों के घायल होने के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद की गरिमा धूमिल कर रही है। कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है।
झारखंड में रॉयल्टी पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर रोज बयानबाजी कर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि यूपीए शासनकाल के दौरान शिबू सोरेन के कोयला मंत्री रहते कितनी राशि झारखंड को मिली थी। 1,36,000 करोड़ रुपए की राशि मांगने का आधार भी उन्होंने सीएम से पूछा है। उन्होंने कहा कि कोयला रॉयल्टी के दावे पर जनता को सच्चाई जानने का हक है, लेकिन राज्य सरकार को ये बताना चाहिए कि ये बकाया किस साल और परियोजना का है, उनके दावे का आधार क्या है। वहीं रॉयल्टी विवाद में बुधवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हम झारखंडियों की मांग हवा हवाई नहीं है, बल्कि ये हक और मेहनत का पैसा है। नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलकर पलामू सांसद बीडी राम ने राजहरा कोलियरी में खनन शुरू करने की मांग उठाई है। मुलाकात के दौरान उन्होंने परियोजना के विस्थापितों को नौकरी देने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने मंत्री से कहा कि राजहरा कोलियरी को खोलने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं, केवल 20 विस्थापितों को नौकरी देना बाकी है। इस पर मंत्री ने उन्हें उचित कार्रवाई कर खनन कार्य जल्द शुरू करने का भरोसा दिया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह विभागीय अधिकारियों के साथ आज एक बैठक कर चालू योजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर कर उसे ससमय पूरा करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता नहीं करने और ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी योजना जनता की सुविधा के लिए बनाई जाती है, जिसका लाभ उन्हें समय पर मिलना चाहिए। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गिरिडीह स्थित एसएसबी की 35वीं बटालियन ने अपनी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आज न्यू पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। पेश है ये रिपोर्ट। गिरिडीह के न्यू पुलिस लाइन में एसएसबी द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन पर आयोजित कार्यक्रम में आए सीसीएल के चिकित्सक डॉक्टर परिमल सिन्हा ने मोटे अनाज के इस्तेमाल से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मिलेट्स के बारे में हमने वो डिटेल से बताया कि कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम जवानों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगह पे मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए किया जाना चाहिए। गिरिडीह के मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि मोटे अनाज के इस्तेमाल से कई बीमारियां दूर होती हैं। इससे शरीर को अधिक पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए ये अधिक फायदेमंद है। गिरिडीह जिला वासियों को यह संदेश दे रहे हैं कि मोटा अनाज अपना करके आप स्वस्थ रहें और जितने भी आपको प्रोटीन विटामिन की जरूरत है वो बहुत ही कम, बहुत ही सीमित संसाधन में उपजने वाला चीज है। उसे कोशिश करें कि अपने घर में खाली पड़े जगहों में, पठारी इलाकों में आप उजा करके उसे अपनाएं और स्वस्थ रहें। एसएसबी के अधिकारी किसले ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन और इसके इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसे बढ़ावा देने में एसएसबी भी सहयोग कर रहा है। सरकार का एक मुहिम है मिलेट्स को प्रमोट करने का, तो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं और जिसमें हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम आई है, साथ में यहाँ के मुखिया भी है और हम लोग सब साथ मिलके इस चीज का जितना प्रचार कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। एसएसबी की 35वीं बटालियन ने मोटे अनाज पर कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री की इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पीआईबी एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक हिंदी बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के कार्यालय प्रमुख एवं सहायक निदेशक शाहिद रहमान ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि हिंदी में परिचर्चा का आयोजन करने से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियमों के अनुपालन की प्रेरणा मिलती है। मुख्य अतिथि मेकॉन के हिंदी विशेषज्ञ विक्रम सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से हिंदी के इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलता है।
कार्यशाला में पत्र सूचना कार्यालय के प्रमुख राजेश सिन्हा सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में पीआईबी एवं सीबीसी के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। ऑफिस के काम में लाएं, पर कार्यालय काम में लाएं और साथ साथ किस तरह से हम लोग का काम है फील्ड में उसको भी कैसे सरल और सुगम बनाएं, इसके प्रयास को बढ़ाने के लिए और इसमें और अच्छाई लाने के लिए ये इस तरह की कार्यशाला और बैठक हर 3 महीने पर केंद्रीय संचार ब्यूरो और साथ साथ पत्र सूचना कार्यालय के साथ मिलकर के आयोजित की जाती है। आज वही कार्यशाला हम लोग आयोजित किया और मेकॉन एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ से हिंदी अधिकारी आए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। साथ साथ प्रभात खबर से लता रानी जी आई थी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और कई तरह की जानकारियाँ दी और लोगों को मोटिवेट किया कि वो सरल हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। विश्व शांति के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था आनंद मार्ग ने रांची में 5 दिवसीय उपयोगिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को प्राउत दर्शन, मानवता और विकास का पाठ पढ़ाया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए कैंप प्रभारी आचार्य प्रियतोषानंद ने प्राउत दर्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वास्तविक विकास आध्यात्म से ही संभव है। पूंजीवाद और समाजवाद मनुष्य को कमजोर बनाता है, जबकि प्राउत दर्शन मनुष्य को सर्वोच्च सुख प्रदान करता है। इसमें विशेष रूप से ये जानकारी दी गई मनुष्य जीवन परमात्मा का अनमोल गिफ्ट है। इस मनुष्य जीवन को चरितार्थ करने के लिए मनुष्य जीवन के जो 3 आयाम हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये तीनों शक्ति इसका चैनलाइजेशन करने के लिए एक अनुकूल परिवेश चाहिए। आनंद मार्ग के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से प्रशिक्षु आए थे। महिलाओं के बीच काम करने वाली साध्वी आचार्य आनंद प्रभा ने बताया कि देश के विकास में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आवश्यकता नारी शक्ति को सही दिशा देने की है। सही ज्ञान देकर कैसे आगे बढ़ा सके, इसका प्रयास हम लोग का हरदम रहता है। इस ट्रेनिंग कैंप में भी हमको इनको फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली कैसे एलिवेटेड कर सकते हैं, ताकि देश, उनका घर, उनका परिवार, उनका देश, समाज सबका उन्नति कैसे हो सके, इसका ही प्रयास रहता है हम लोग का। आनंद मार्ग के प्राउत उपयोगिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रांची की सड़कों पर प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस दौरान लोगों के बीच विश्व शांति, मानवता और मनुष्य के उच्चतम विकास का प्रचार किया गया। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पाकुड़ के सदर अस्पताल सहित जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3 दिवसीय मेगा दिव्यांगता जांच शिविर आज से शुरू हुआ। इन शिविरों में जांच के बाद चयनित दिव्यांगों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। शिविर में आए दिव्यांगों को चिकित्सीय सलाह के साथ दवाइयां भी दी जा रही हैं। उपायुक्त मनीष कुमार ने महेशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र मिलने के बाद चयनित दिव्यांग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। हम लोग उसी समय कैंप के माध्यम से उनका नाम सूची कलेक्ट करते हुए हम लोग त्वरित उनको जल्द से जल्द 26 जनवरी से पहले जितने भी व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल के भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दे सकें। इसके अतिरिक्त हमारा RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में अब हम लोगों ने प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी चेकअप है बच्चों का वो चालू कर दिया है, जिसमें इस सर्वे के माध्यम से हमारे सभी बच्चे जिनके अगर कोई दांत में, आँख में किसी तरह का भी कोई बीमारी या दिक्कत पाई जाती है तो प्रथम स्क्रीनिंग के बाद हम लोग द्वितीय चरण में उनको अस्पताल के माध्यम से उनको बुलाएंगे और उनको संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं साथ ही साथ जो किट है वो प्रदान करेंगे। रांची के उपायुक्त सह जिला अनुकंपा समिति के अध्यक्ष मंजूनाथ भजंत्री ने आज एक बैठक कर सामान्य एवं उग्रवादी हिंसा में मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति के मामलों पर विचार करते हुए 5 लोगों को नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी। इनमें उग्रवादी घटना में मृत एक और सामान्य तरीके से मृत कर्मियों के 4 आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी दी गई। इस दौरान ITDA के परियोजना निदेशक संजय कुमार भगत और उप समाहर्ता ज्योति वंदना कुजूर भी मौजूद रहे।
गुमला पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले आजाद बस्ती से 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ शहनवाज खान को गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर दूसरे युवक अकील अहमद को 39 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ उसके घर से गिरफ्तार किया गया। एसडीपीएस सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि अकील अहमद को पहले भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो अभी जमानत पर बाहर था। रहता है जिसमें एक व्यक्ति का जो गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है, जब उससे विधिवत तलाशी ली जाती है तो उस व्यक्ति के पास से एक जगह 3 ग्राम और एक जगह 13 ग्राम अर्थात 16 ग्राम उससे प्राप्त होता है। उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया था कि इस मादक पदार्थ का कहाँ से आपको मिलता है, तो उन्होंने बताया कि हमने इस्लामपुर निवासी एक अकील अहमद है, वही हमको सप्लाई करता है। उसके पश्चात जब उसके यहाँ छापामारी किया गया तो उसका घर शटर बंद था। जब आवाज दिया गया तो खोलने के बाद उसके यहाँ से लगभग 23 ग्राम एक मादक पदार्थ जो ब्राउन शुगर जैसा प्रतीत हो रहा है, उससे रिकवरी विधिवत रूप से हम लोग कराते हैं। लास्ट में यह जो गतिविधि है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके विरुद्ध आज उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत किया जा रहा है। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाजीपुर दियारा में 2 भाइयों ने सौतेले भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं इस चाकूबाजी में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश और जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। पुलिस को परिजनों ने बताया कि मृतक की हत्या में उसके सौतेले भाइयों का हाथ है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मामला है जिसमें सुबह मारपीट हुई और उसी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मुकेश रजक और उनकी पत्नी और बेटा, इनकी गिरफ्तारी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बोकारो स्टील प्लांट के सेक्टर 12 स्थित एक कॉलोनी में पानी का पाइपलाइन काटे जाने के बाद स्थानीय महिलाओं ने विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि प्रबंधन ने इस कॉलोनी में पाइपलाइन से लिए गए कनेक्शन को अवैध बताकर काट दिया है। अचानक पानी का कनेक्शन काट देने से उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को पानी चाहिए, हम लोग पानी पीने के लिए कहाँ जाइए? बिजली चाहिए, लाइन भी काट रहा है, पानी भी काट रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग का पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। बेटी बहन हम लोग 4 दिन से लेके जा रहे हैं, नाला नहला रहे हैं, हम लोग को पानी की सुविधा चाहिए, पीने का पानी नहीं है हम लोग का। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने निगम को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का आदेश दिया है। टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मोंगिया स्टील के अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान तर्क दिया कि निगम को टोल टैक्स वसूली का अधिकार नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। झारखंड मिथिला मंच 25 दिसंबर को रांची के अरगोड़ा स्थित लेक गार्डन में अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस अवसर पर रक्तदान और चिकित्सा परामर्श शिविरों के आयोजन के अलावा कैलेंडर सह पंचांग का विमोचन भी किया जाएगा। ये जानकारी मंच के मीडिया प्रभारी संजीत झा ने दी। उन्होंने बताया कि नए साल में 12 और 13 अप्रैल को 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव मनाया जाएगा। दुमका के उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रयोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की बैठक हुई, जिसमें 58 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। अनाथ बच्चों को गोद लेने, एकल अभिभावक, गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत समिति को 61 आवेदन मिले थे। उपायुक्त ने स्वीकृत आवेदनों पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जामताड़ा के उपायुक्त ने जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक कर संचार व्यवस्था को ठीक करने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक खराब नेटवर्क को सुधारने को कहा। बैठक में नया टावर लगाने के लिए आए आवेदनों पर भी विचार किया गया। सिमडेगा के उपायुक्त ने केरसई प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किनकेल और केरसई पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं का जायजा भी लिया। इस निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। बाद में उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय में योजनाओं की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश भी दिए। गुमला जिले में प्रमुख रूप से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र मांदर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से देश की राजधानी दिल्ली में 20 दिसंबर को जीआई टैग के होने वाली अंतिम सुनवाई के लिए प्रसिद्ध कारीगरों और विशेषज्ञों की 6 सदस्यों की टीम आज रवाना हुई। दिल्ली के लिए रवाना होने वाली टीम को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त सभी कारीगरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वाद्य यंत्र मांदर गुमला जिले की सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरी का प्रतीक है। यदि इसे जियो टैग प्राप्त होता है तो ये न केवल गुमला बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय होगा। ये हमारे कारीगरों के परिश्रम और कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। दिसंबर का महीना बीतने के साथ ही लोगों में नए साल में नई जगहों पर जाने की उत्सुकता बढ़ जाती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए सिमडेगा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केलाघाट पसंदीदा स्थल रहा है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ और सूरज की किरणों के साथ अटखेलियाँ करती जलधारा लोगों का मन मोह लेती हैं। सिमडेगा जिला मुख्यालय में NH 143 से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केलाघाट डैम छिंदा नदी पर बना है। डैम के समीप स्थित मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। पर्यटक मणि मिश्रा बताते हैं कि नववर्ष के अवसर पर यहाँ काफी भीड़ उमड़ती है और मेले जैसा दृश्य बन जाता है। अक्सर हम यहाँ केलाघाट के पर्यटक स्थल में भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं और बहुत से पर्यटक भी यहाँ पर आते रहते हैं। और विशेषतः यहाँ पर 1 जनवरी को बहुत मेला लगता है। इसमें बहुत से लोग आते हैं और पिकनिक के लिए बहुत से न जाने कितने हैं पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। परिवारजनों के साथ केलाघाट डैम में प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाना पर्यटकों के लिए यादगार बन जाता है। केलाघाट भ्रमण के लिए पहुंचे सैलानी बताते हैं कि डैम में बोटिंग की सुविधा होने से ये स्थल और अधिक लोकप्रिय होगा। हम लोग हमेशा यहाँ केलाघाट घूमने आते ही रहते हैं जब भी समय या मौका मिलता है और ये बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोग यहाँ बोटिंग की सुविधा थी पहले, लेकिन अब नहीं है। अगर बोटिंग की सुविधा हो जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। गुनगुनी धूप ने इस जलधारा को छूकर आने वाली शीतल हवा लोगों को रोमांचित करती है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पर्यटक सपरिवार बच्चों के साथ यहाँ पहुँचते हैं और सुखद अनुभूति के साथ पिकनिक का आनंद लेते हैं। हमको यहाँ पे केलाघाट में आकर बहुत अच्छा लगा और हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती किए और पानी में भी बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आकर। केलाघाट में हमको बहुत मजा आता है। यहाँ का पानी बाहर बहुत अच्छा लगता है। केलाघाट डैम की गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस की TOP भी है, जहाँ पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के दक्षिणी भाग में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। केंद्र के अनुसार सुबह के समय कुहासे का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान
5.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 11.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया OTT प्लेटफॉर्म वेव। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। उन्नीस दिसंबर साल 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा की इस आजादी के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।